तो देखिए समास है क्या। सबसे पहले इसको क्लियर कीजिए कि समास है क्या। जो भेद होते हैं वो मुख्य रूप से 6 होते हैं। मुख्य रूप से कितने होते हैं? 6 होते हैं। ये आपको जनरली 10th तक 6 ही पढ़ना है, लेकिन जब 10th के नीचे आप पढ़िएगा तो आपको 7 बताया गया होगा। ठीक, देखिए कौन कौन सा। तो समास के 6 भेद हम लिखते हैं। कौन कौन सा? पहला तत्पुरुष। हाँ तो दोस्तों नमस्ते, प्रणाम। आपके अपने बीपी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुए। आज हम आप सभी को बताने वाले हैं जो समास चुनने का आता है उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि हिंदी सब्जेक्ट में, जो हिंदी सब्जेक्ट का एग्जाम होता है उसमें समास चुनने को आता है कि समास क्या होता है, समास कितने होते हैं, कैसे चुने। बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं कि समास या कौन सा समास है, कैसे समझ पाएंगे कि यह कौन सा। तो आसान भाषा में एकदम रिलैक्स होकर आप ये वीडियो देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको समास में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यह जानेंगे कि समास किसे कहते हैं, समास होता क्या है। तो देखिए समास है क्या। सबसे पहले इसको क्लियर कीजिए कि समास है क्या। तो समास क्या होता है ना, देखिए जैसे आप पढ़े होंगे समास में, तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि राजकन्या, राजकन्या ये क्या है? ये एक समास है। कैसे? तो इसका जब आप तोड़िएगा तो होता है कि राज की, राजा की कन्या, राजकन्या, राजा की कन्या क्या है? राजकन्या है। और देखिए यहाँ पर क्या होता है, यानी ये क्या है? तो ये एक इसका ये जो है ये क्या है? इसका विस्तृत रूप है। विस्तृत रूप मतलब बड़ा रूप है। और ये क्या है? तो इसका संक्षिप्त रूप है, यानी संक्षेप बोल सकते हैं। संक्षेप मतलब छोटा रूप है। तो यानी जब समास किसे कहते हैं? तो जब दो या दो से अधिक विभक्ति पद त्याग कर एक साथ मिल जाते हैं तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? समास कहते हैं। क्या कहते हैं? समास कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए राजा की कन्या, तो यह एक विभक्ति पद है ना जी, तो इसको क्या करता है? इसको छोड़ देता है और छोड़कर क्या हो जाता है? एक में मिल जाता है, तो मिल जाता है क्या बनता है? राज कन्या बनता है। तो यह क्या है? समास है। यानी समास जो है वो एक शब्दों का संक्षेप रूप होता है। क्या होता है? संक्षेप रूप होता है। देखिए इसको संक्षिप्त रूप में लिख दिया। संक्षेप मतलब छोटा रूप का होता है। यानी समास किसे कहते हैं? तो जब कोई शब्द दो या दो से अधिक के अपने पदों को छोड़कर एक साथ मिल जाते हैं तो उसे हम लोग समास करते हैं। समास पूछता नहीं समास किसे कहते हैं। अब हमारे सामने प्रश्न आता है कि समास के कितने भेद होते हैं, कौन कौन से, और उन्हें कैसे पहचानेंगे कि कौन सा शब्द कौन सा समास है। तो सबसे पहले देखिए कि समास के जो भेद होते हैं वो मुख्य रूप से 6 होते हैं। मुख्य रूप से कितने होते हैं? 6 होते हैं। ये आपको जनरली 10th तक 6 ही पढ़ना है, लेकिन जब 10th के नीचे आप पढ़िएगा तो आपको 7 बताया गया होगा। ठीक, देखिए कौन कौन सा। तो समास के 6 भेद हम लिखते हैं। कौन कौन सा? पहला तत्पुरुष समास, तत्पुरुष। दूसरा अव्ययी भाव, अव्ययी भाव। तीसरा आपका हो जाएगा बहुव्रीहि, बहुव्रीहि। चौथा हो जाएगा तत्पुरुष, तत्पुरुष हो गया बहुव्रीहि, कर्मधारय हो जाएगा। चौथा क्या हो जाएगा? क्रमधार। पांचवा आपका हो जाएगा द्विगु समास, और छठा आपका हो जाएगा द्वंद्व समास। यही आपको 10th तक पढ़ना है, यही 6। और 7 क्या होता है? 7 आप जब बच्चे होंगे तो पढ़े होंगे, एक नई समास होता है, नई समास। इसको भी देख लेंगे क्या होता है। सबसे पहले देखिए तत्पुरुष की बात करते हैं। तत्पुरुष क्या होता है ना कि समास जो आप कारक पढ़े होंगे तो कारक की विभक्ति चिन्हों को त्याग कर और मिल जाता है। कारक की विभक्ति चिन्हों को त्याग कर मिल जाता है। जैसे हमने लिखा था ना राज कन्या, राज कन्या, ये क्या था? राजा की कन्या, राजा की कन्या था। ये क्या है? ये कारक की विभक्ति है। इसको यह क्या करता है कि इसको छुपा देता है और यह मिल जाता है तो क्या बनता है? राजकन्या बनता है। यानी कारक की विभक्ति चिन्ह को यह क्या करता है? विलुप्त कर देता है, तो वो तत्पुरुष समास कहलाता है। अब देखिए इसका एक और डिफरेंशियल दिया जाता है कि जिस वाक्य में या जिस शब्द में उत्तर पद, उत्तर मतलब अंतिम पद जिसका प्रधान होता है, अंतिम पद जिसका प्रधान होता है वो हमारा तत्पुरुष कहलाता है। जैसे राजकन्या, मान लीजिए कोई आपसे बोला कि राजकन्या जा रही है, राजकन्या जा रही है, राजकन्या जा रही है। तो इसमें राज का क्या महत्व है? कोई महत्व है? कौन जा रहा है? तो जा रही है कन्या ना, कन्या क्या है? तो राजा की है, तो वो हो जाएगा राजकन्या। ठीक है, तो इसलिए इसमें जो होता है अंतिम पद की क्या होती है? प्रधानता होती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। तो ये आपका राजकन्या कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास होगा। जैसे में विद्या का आलय,
क्या जी, विद्या आलय होता है ना, विद्या का आल। तो ये देखिए विद्या का इसमें है, का क्या है, कर्ता का विभक्ति है, इसको यह विलुप्त करके मिल जाता है विद्या का आलय विद्यालय। तो अभी कौन सा समास होगा, तो तत्पुरुष में होगा। तो तत्पुरुष आप समास समझ चुके हैं। देखिए जो गुरु बोला कि विद्यालय अच्छा है, विद्यालय अच्छा है। और देखिए विद्या अच्छा है थोड़ी ना, आलय, आलय मीन्स क्या होता है, घर होता है। विद्या अच्छी होती है तो सब कुछ जानता है, लेकिन आलय, आलय मीन्स क्या होता है, घर होता है। और यदि इसको हटा देंगे तो विद्या अच्छा है इसके अनुसार नहीं लगा है, विद्या अच्छा इसके अनुसार नहीं लगा है। तो इसलिए विद्या आलय यानी विद्या का, यानी विद्या का जो घर है वो क्या है, अच्छा है। इसका इसमें बहुत पूर्ण रोल है, इसलिए कौन सा समास होगा, तो तत्पुरुष समास होगा। समझ में आ गया। आलय हटा दीजिएगा तो विद्या का कोई महत्व नहीं है, विद्या अच्छी होनी चाहिए ना, लेकिन विद्यालय अच्छा है। तो इसमें देखिए जितनी भी चीजें होगी वो अंतिम पद का इसमें प्रधानता दी जाती है तत्पुरुष समास में। अब देखिए दूसरा आपका आता है अव्ययी भाव समास। क्या आता है, अव्ययी भाव समास। इसमें क्या होता है कि पहला पद जो होता है वो अव्यय होता है। जैसे में आप यथा संभव, नाम सुने होंगे, यथा संभव, यह हमेशा पूछता है यथा संभव। यथा क्या है जी, तो यथा एक अव्यय है। तो जिस समास का पहला पद अव्यय हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अव्ययी भाव समास कहते हैं। तीसरा आपके सामने है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में क्या होता है, देखिए कि इसका जब थी आप विग्रह कीजिएगा समास विग्रह, तो यह एक अलग अर्थ देता है। अलग अर्थ कैसे देता है, देखिए जैसे दशानन, दशानन, यह क्या है, दशानन यानी 10 हो आनंद जिसका अर्थात रावण, 10 हो आनंद जिसका अर्थात रावण। तो ये वो अलग चीज बता रहा है कि हाँ जब इसका विग्रह कर रहे हैं तो ये क्या दे रहा है, अलग से एक चीज बता रहा है कि हाँ 10 आनंद हो जिसका, यानी कौन था जी, तो रावण था। तो इसलिए जो बहुव्रीहि होता है वह एक, जब उसका समास विग्रह करिएगा तो एक अलग अर्थ देता है। तो इसलिए बहुव्रीहि आप पहचान जाएंगे। जैसे में देखिए यहाँ पर लिखते हैं हम दशानम, बहुव्रीहि में आपका हो जाएगा जैसे चतुर्भुज, चतुर्मुख, चतुर्मुख, चतुर्मुख यानी 4 मुखों वाला अर्थात ब्रह्मा। यह कौन सा समास हो जाएगा, बहुव्रीहि समास होगा। 4 मुखों वाला यानी अर्थात बहुव्रीहि। ये बता रहे हैं ना कि अर्थात कौन है, ब्रह्मा है, यानी एक अलग अर्थ दे रहा है तो बहुव्रीहि वाला है। अब देखिए चलते हैं चौथा कर्मधारय समास। कर्मधारय क्या होता है, तो इसको देखिए कर्मधारय और बहुव्रीहि में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं होता, ये लगभग सेम चलता रहता है। कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा कर्मधारय समास होगा, कौन सा बहुव्रीहि समास होगा। तो देखिए जब भी आपसे इस प्रकार की क्वेश्चन पूछेगा तो आपको उसमें कर्मधारय ऑप्शन में नहीं दिया रहेगा, नहीं तो बहुव्रीहि नहीं दिया। जब भी दोनों दिया हुआ है तो उसमें क्रिटिकल सिचुएशन हो जाता है। तो उसमें आपको देखना पड़ेगा उस वाक्य पर, जो जैसे दशानन, इसमें क्या है कि 10 हूँ आनंद जिसका अर्थात रावण, रावण पर चलित है। चतुर्मुख, 4 मुख जिसका अर्थात ब्रह्मा। तो इसका एक अलग महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको बहुव्रीहि ही मानिएगा तो अच्छा रहेगा। कर्मधारय में देखिए जैसे नीलकंठ, नीलकंठ, नीला हो कंठ, नीला हो कंठ, इसका भी आप विग्रह करिएगा तो नीला हो कंठ ये कर्मधारय हो जाएगा। यदि लिख दीजिए कि नीला हो कंठ जिसका अर्थात शंकर, अर्थात शंकर, तो कौन सा समास हो जाएगा, बहुव्रीहि हो जाएगा। तो बहुव्रीहि और कर्मधारय में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। बाकी जब ऐसा दिया हो, ये बहुव्रीहि भी हो सकता है, कर्मधारय भी हो सकता है, यह बहुव्रीहि भी हो सकता है, कर्मधारय भी हो सकता है, और यह तो बहुव्रीहि और कर्मधारय भी दोनों हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा दिया हुआ है द्विगु समास। द्विगु समास किसे कहते हैं, तो द्विगु समास इसमें क्या होता है कि पहला पद संख्यावाचक होता है। कैसा होता है, संख्यावाचक होता है। यानी जैसे लिखा है ना चतुर्मुख, तो ये द्विगु समास भी हो सकता है। जैसे में त्रिभुवन, त्रिभुवन, त्रिभुज, ये सब क्या है, तो ये सब द्विगु समास है। इसका पहला पद क्या होता है, तो संख्यावाचक होता है। छठा नंबर क्या है, द्वंद्व समास है। कैसा समास, द्वंद्व समास। जैसे जितने भी समास होते हैं जिसमें बीच में हाइफन लगा होता है वो सभी द्वंद्व समास के अंतर्गत ही आते हैं अधिकतर। जैसे में भाई बहन, भाई बहन, भाई बहन, माता पिता, माता पिता, लोटा, लोटा बल्टी, ये सब जितने भी चीज आएंगी जिसके मतलब एक अर्थ देता है एक अर्थ नहीं भी देता है तो वो द्वंद्व समास के अंतर्गत ही आता है। या विपरीत वाले शब्द भी द्वंद्व समास के अंतर्गत ही आते हैं। नई समास क्या है, तो नई समास से नकारात्मक भाव व्यक्त होता है। नई समास से कैसा भाव व्यक्त होता है, नकारात्मक। जैसे मान लीजिए यहाँ पर अन्याय, अन्याय यानी न न्याय, न न्याय, तो ये कौन सा समास है, नहीं का भाव व्यक्त यानी न्याय नहीं हो तो क्या है, नई समास है। इससे नकारात्मक भाव व्यक्त होता है। तो आपने देखा कि ये 6 जो समास है, समास में बहुत ज्यादा
आपको दिमाग नहीं लगाना है। अगली वीडियो में हम आपको कुछ उदाहरण लेकर आएंगे और उसको बताएंगे कि यह कौन सा समास है, और आप खुद बताइए कि हाँ यह कौन सा समास है। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं होती। तत्पुरुष किसे कहते हैं? तो इसको जो विग्रह करिएगा ना तो ये कारक की विभक्ति चिन्हों को दर्शाता है। अव्यय क्या है? तो यह इसका जो पहला पद होता है वो अव्यय के रूप का होता है। बहुविधि है तो जब इसको विग्रह करिएगा ना तो एक अलग अर्थ देता है। और कर्मधारय क्या है? तो यह बहुविधि जैसा ही होता है लेकिन यह अलग अर्थ नहीं देता है। जहाँ कर्मधारय दिया हुआ वहाँ बहुविधि नहीं देता है। द्विगु समास क्या है? तो द्विगु समास का पहला पद जो होता है वो संख्यावाचक होता है। द्वंद्व क्या है? तो द्वंद्व एक जैसे दो शब्द होते हैं, जैसे यहाँ पर या उल्टा अपोजिट शब्द, जैसे माँ पिताजी क्या है? उल्टे शब्द हैं, अपोजिट हैं एक दूसरे के। तो ये भाई बहन एक दूसरे का अपोजिट हैं, तो ये सब शब्द द्वंद्व समास में आते हैं। नई समास क्या है? तो नई समास जो इससे नकारात्मक का अभिव्यक्ति है। तो